जेस्टेशन जो हमने प्रेगनेंसी की एज ऑफ वायबिलिटी अकॉर्डिंग टू WHO 24 वीक्स 24 वीक्स से पहले जो भी फीटल डेथ होगी उसको कहते हैं मिस्ड मिसकैरेज। प्रेगनेंसी लॉस नहीं हुआ लेकिन लॉस ऑफ फीटल कार्डियक एक्टिविटी। मिसकैरेज कहेंगे, मिस्ड मिसकैरेज। बुक पर नहीं है नहीं और 24 weeks and loss of fetal heart rate after 24 weeks of birth, after 24 weeks of gestation, or baby born with no signs of life. That is the intrauterine. अब fetal death हो जाना, fetal death जाने बेबी जो born हुआ है वो with no life या intrauterine जो बेबी है that is lost her cardiac activity। fetal death में दो चीजें आ जाएंगी, ठीक है, stillbirth plus intrauterine fetal demise। इन दोनों की एक ही है। फीटल डेथ में दो चीजें आ जाएंगी, एक बेबी जो बॉर्न हुआ है विद नो साइंस ऑफ लाइफ, यस, यानी जिसको आपको नहीं पता था एंटीनेटल पीरियड में कि आइदर बेबी वाज अलाइव और नॉट, ठीक है। और नंबर 2 जिसमें बेबी आपको डेथ से लेबर से पहले डायग्नोज था केस हुआ फीटल डेथ। ज़्यादा देखो मुझे ना सिर्फ वो ज़्यादा ही मसला करना पड़ना क्लास में। मैम आपने कहा ना कि आफ्टर 24 वीक्स अगर फीटल की हार्ट की एक्टिविटी लॉस हो जाए, एंटीनेटल पीरियड में एब्सेंस ऑफ द फीटल हार्ट रेट, यस, और बेबी बॉर्न विद नो साइंस ऑफ लाइफ, हाँ, यस, ये दो कंडीशंस हैं, ठीक है। यस, दोनों जो है दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द फीटल डेथ। फीटल का समझ गया। लेकिन एज ऑफ जेस्टेशन जो है 24 वीक्स के बाद, ठीक है, 24 वीक्स से पहले जो होगा उसको क्या बोलते हैं मिसकैरेज, ठीक है। मिसकैरेज हम पढ़ेंगे गायनी में ना, लेकिन मिसकैरेज के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। उसमें जिसमें साइलेंट है प्रेगनेंसी लॉस नहीं भी हो रहा, जस्ट आपने अल्ट्रासाउंड किया विद नो हार्ट रेट बट जेस्टेशन इज लेस देन 24 वीक्स, तो उसको आप बोलोगे मिस्ड मिसकैरेज, ठीक है। व्हाट यस मैम, उसकी डेफिनेशन क्लियर होगी ना। Yes. अब हमने जो है ना वो पेशेंट की डायग्नोसिस करना है कि आईयूडी कैसे हुआ, कैसे हो सकता है, जब भी किसी चीज को डायग्नोस फीटल मूवमेंट कम हो जाएंगी कंप्लेन है। हिस्ट्री पे जाते हो, Yes. फिर एग्जामिनेशन पे, फिर इन्वेस्टिगेशन पे। हिस्ट्री में मदर कैसे आएगी आपके पास, कहीं की फीटल मूवमेंट नहीं हो रही है, एब्सेंट होता फीटल मूवमेंट्स, ठीक है, या लॉस ऑफ फीटल, डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स, ठीक है। क्लिनिकली आपको क्या पता चलेगा, वो स्टेचर उसका कम हो जाएगा बच्चे का, वो fundal height larger than smaller than gestational age and no fetal heart rate with fetoscope। जो आप abdominal examination करते हो उस पे no fetal heart rate, ठीक है। कंफर्म कैसे करेंगे, ultrasound। Ultrasound is the diagnostic test for the confirmation of the intrauterine fetal demise, ठीक है। हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन में आपने डायग्नोस कर दिया, कंफर्म कर लिया आपने अल्ट्रासाउंड पे। एग्जामिनेशन में आपने क्या स्टेप्स बताए? fundal height smaller than gestational age and no fetal cardiac activity on fetoscope। यस मैम, ठीक, अब हमें इन्वेस्टिगेशंस करनी है टू सी
the effect of IUD on the mother and to find out the cause of fetal demise. ठीक है, क्योंकि obstetrics में जो होता है कि जो भी इवेंट होता है एक दफा वो हमेशा रिपीट होता है, ठीक है। आपने डेफिनेट कॉज फाइंड आउट करनी है कि व्हाई बेबी वेंट इनटू डिमाइस, ठीक है। क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं फिर जो डिमाइस की, पहले हमें वो पता हो तो उस लिहाज से आप इन्वेस्टिगेट करोगे ना, ठीक है। Yes. तो इन यूट्रस में क्या प्रेगनेंसी में पूरा इवेंट क्या है, मदर, बेबी, amniotic fluid और प्लेसेंटा, ठीक है। मदर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो बेबी के लिए डेंजरस होंगे, एवरी मैटरनल मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, जैसे मदर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, कार्डियोपैथीज है, ठीक है। मदर स्मोकर है, अल्कोहल है, मॉर्बिड ओबेसिटी है, ये सारी मदर की मैटरनल डिजीजेस। बेबी में क्या प्रॉब्लम हो सकता है जो आईयूडी की कॉज बन सकता है? बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, एनोमलीज। बेबी में फीटल congenital anomalies, ठीक है। कौन सी congenital anomalies होती हैं इन जनरल? देखें बेबी में ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। कार्डिक anomalies, anencephaly, pneumomyocele, abdominal wall defects। प्लेसेंटा में क्या कॉजेज होंगी? वो उसके अब्रप्शन हो जाए, फट जी, जाए। शाबाश। प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, जिस वजह से आईयूडी हो जाएगा, ठीक है, अब्रप्शन, ठीक है। और प्लेसेंटा भी आप ज़्यादा खुद आईयूडी नहीं करता, लेकिन अगर मैसिव हैमरेज होती है, मैटरनल हाइपरटेंशन या तो फिर हो सकता है, ठीक है। एब्नॉर्मल प्लेसेंटेशन, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, any placental tumors, amniotic fluid में क्या प्रॉब्लम आएगी? वो ओलिगो या पोली हो सकता है। ओलिगो मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ओकेजनली पोली क्लियरली करता है आईयूडी। अम्बिलिकल कॉर्ड में वो सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी जो एसोसिएशन है विद क्रोमोसोमल एनोमलीज। इसी तरह से अम्बिलिकल कॉर्ड में अगर टू लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड है तो बेबी जब मूव करता है तो ट्रू नॉट्स आ जाती हैं, ठीक है। जब ट्रू नॉट्स आएंगी तो बेबी को ब्लड सप्लाई नहीं आएगी। जब नॉट जब टाइट हो जाएगी तो क्या होगा, बेबी हाइपोक्सीमिया होगा, अल्टीमेटली बेबी आईयूडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेजर कॉजेज, हम कॉजेज को आईयूडी को डिवाइड कर देते हैं मैटरनल, फीटल, लाइकस, लाइकेड और प्लेसेंटल कॉजेज में, ठीक है। ये यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी इसमें क्या होता है कि वो उसमें क्या होता है कि यूट्रस ये आपने उसमें पढ़ा नहीं है, पीएचडी में पढ़ाया नहीं आपको? यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी जब जो है ना प्रीक्लैम्सिया जिसमें होता है, जो वैसे जो प्लेसेंटल यूट्राइन आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज क्या होती हैं, हाई मस्कुलर होती हैं, मसल्स उसमें ज़्यादा होते हैं। उसमें क्या प्लेसेंटा जब प्रेगनेंसी में होता है तो उसमें ट्रोफोप्लास्टिक इन्वेजन होती है, उसके मायोमेट्रियम को रिप्लेस कर लेता है, तो वो हाई फ्लो लो रेजिस्टेंस वेसल्स होती हैं। तो अगर ये डिफेक्ट नॉर्मल नहीं फुलफिल होता तो उसको कहते हैं यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। प्रीक्लैम्सिया तभी होता है जब यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होती है, उसी में आईयूटीआर होता है, उसी की वही पैथोफिजियोलॉजी है ओलिगोहाइड्रोमनियोस की। और अगर ये दोनों प्रॉब्लम इकट्ठे हो जाए और फैमिली मैनेज ना हो तो आईयूडी हो जाता है, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेशन भी हमने करी। उसके बाद अब हमने आईयूडी हो गया है, मदर को मैनेज करना है, ठीक है। मैनेज का क्या मतलब है, मुझे डिसाइड करना है कि डिलीवर कैसे करें, ठीक है। तो डिलीवरी के जो है 2 वेज हैं, एक है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, दूसरा इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है। एक्सपेक्टेंट मीन वॉच एंड सी।
इंडक्शन। दूसरा हम इंड्यूस करके बेबी को डिलीवर करते हैं, ठीक है। दोनों की अपनी थेरीज हैं, अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है। इंडक्शन जब हम करते हैं और सर्विक्स राइट नहीं हुई होती तो क्या होता है, फेलियर टू प्रोग्रेस होगा, और अगर नहीं चाहे प्रोग्रेस नहीं करेगा तो हमें अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। तो इंडक्शन का ये बैड इफेक्ट है कि आप इमीडिएटली अगर इंड्यूस कर देते हो और पेशेंट प्रोग्रेस नहीं करता तो आपको सिजेरियन सेक्शन आईयूडी बेबी में भी करना पड़ सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट का ये पर्पस ये है कि उसके पीछे बैक ऑफ थ्योरी ये है कि अगर आप आईयूडी बेबी हो गया है, 90% पेशेंट स्पॉन्टेनियसली लेबर में चले जाते हैं विदिन 4 वीक्स, ठीक है। एक दफा जब आईयूडी हो गया, किसी भी जेस्टेशन का चाहे 24 वीक्स पे ही हो गया है, तो इसमें से 90% जो है विल गो इनटू अ स्पॉन्टेनियस लेबर विदिन 4 वीक्स, ठीक है। अब अगर उसको 90% मेजर प्रोपोर्शन है, लेकिन उसकी जो है उसके अपने ड्रॉबैक्स ये हैं, टू कैरी अ डेड fetus is a major source of psychological trauma to mother and her family, ठीक है। ये तो एक साइकोलॉजिकल होगा। उसके हेल्थ के ऊपर क्या प्रॉब्लम आता है कि जो बेबी के अंदर सर्टेन सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं डेड फीटस से, जो कि मैटरनल कोएगुलेशन सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके क्लॉटिंग प्रोफाइल को डिस्टर्ब करते हैं। वो उसको देखने के लिए किस तरह से कि अगर हम 4 वीक्स तक वेट करते हैं तो 25% मदर जो कि आईयूडी बेबी कैरी करी थी उनका क्लॉटिंग प्रोफाइल डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। तो हम फिर इस पेशेंट को अगर एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट देते हैं तो उसको मॉनिटरिंग करते हैं, वीकली कॉल करते हैं, हर वीक के बाद हम उसका क्लॉटिंग प्रोफाइल कराते हैं। अगर क्लॉटिंग प्रोफाइल नॉर्मल है तो उसको सेंड बैक टू होम विद 1 वीक फॉलो, ठीक है, यानी उसको रीएश्योर करके। और अगर क्लॉटिंग प्रोफाइल डिस्टर्ब हो गया तो उसको फिर इमीडिएट इंडक्शन कर देते हैं, ठीक है। दोनों केसेस कवर हो गए ना। एक्सपेक्टेड तो कैसे नहीं, हमने जो नाम सुपरवाइज में छोड़ा कि साइकोलॉजिकली उसकी काउंसलिंग करते रहो, और अगर वो विलिंग है तो फिर आप उसका जो उसके पैथोलॉजिकल उसकी हेल्थ पे इफेक्ट आना है उसको हम मॉनिटर करें क्लॉटिंग प्रोफाइल से, और उसके बाद जो है वो वीकली फॉलो करते जाते हैं। और अगर वो नॉर्मल है सेंड बैक टू होम फॉर स्पॉन्टेनियस लेबर, और अगर नॉर्मल है तो इमीडिएट इंडक्शन करके उसको डिलीवर करते हैं। अब डिलीवरी जब होगी उसके बाद हमने बेबी का फिर से अगेन जो है थोड़ा एग्जामिनेशन करना है टू फाइंड आउट द डेफिनेट कॉज ऑफ आईयूडी, उसकी फुल ऑटोप्सी करते हो बेबी का, प्लेसेंटल एग्जामिनेशन करते हैं, लाइक कॉर्ड को एग्जामिन करते हो, स्ट्रैप्स लेते हैं और उसी का इन्फेक्शंस। आगे समझ आएगी? यस मैम। अच्छा, अब आईयूडी की समझ आईयूडी फीटल डेथ का फर्क है, ठीक है। आईयूडी जो है वो दैट इज द इंट्रायूटेराइन फीटल डिमाइस, ठीक है। और फीटल डेथ वो है जो बेबी जिनके बेबी बॉर्न विद नो काइंड ऑफ लाइफ भी हो सकता है, ठीक है, यानी उसमें इंट्रापार्टम भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि बेबी पहले से डायग्नोज केस हुआ आईयूडी का। आईयूडी डिनोट्स डेथ ऑफ द फीटस इन यूट्रो बिफोर 24 वीक्स एंड बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर, ठीक है। ओवरऑल जो इंसिडेंस है इंट्रायूटेराइन फीटल डिमाइस का दैट इज 4.5 per 1000
births. चलो जी तकरीबन आप 25 से 60% केसेस में PR unable to find any definite cause होगा fetal demise और identifiable causes को आप divide करते हो into the maternal conditions, fetal conditions and placental conditions. Features में major features का contribution जो है IUD में that is major contribution 25 to 40%, and which includes chromosomal anomalies, birth defects, non-immune hydrocephalus, infections like TORCH, Toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, and herpes. malformation की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि malformation किसको कहते हैं? Pathological defect resulting and intrinsically abnormal developmental process. ये जैसे anomalous features है trisomy 13 में क्लास के पैलेट इसी तरह से उसके तरह वो फर्नांडो ये स्केल का डिफेक्ट है ट्राइसोमी 18 में ये जो होती है इनकी जो फिंगर्स की ओवरलैपिंग हुई होती है इंडेक्स और मिडिल फिंगर और ये मिडिल फिंगर और इसके रिंग फिंगर की ओवरलैपिंग होती है और इसी तरह से टर्नर सिंड्रोम है इस तरह की अपेयरेंस होती है। मैं अभी आप लोगों को एक पिक्चर दिखाती हूँ वो भी ट्राइसोमी 18 की है। प्लेसेंटल कॉजेज में 25 से 35% कॉजेज एंड प्लेसेंटल में कॉजेज में क्या आती है? अब्रप्शन, cord extends, placental insufficiency, due to placental insufficiency में जाता है। Intrapartum asphyxia, placentapedia, twin to twin transfusion syndrome and chorioamnionitis. What is chorioamnionitis? वो लेयर है ना कोरियोड प्लेसेंटल लेयर है ना? यस मैम। amniotic site जब उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी इन्फेक्शंस की वजह से दैट इज chorioamnionitis। कोर में कोर और लैब्स है ठीक ये जो वाइट चीज आ रही है ना दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड ठीक है जी। अब देखो कोर और लैब्स आप कहेंगे कोरलैप्स क्या होता है? प्रोट्रूड कर जाना बियॉन्ड इट्स नॉर्मल साइज ठीक है। जैसे हर्निया है हर्निया भी प्रोलैप्स है ठीक है। तो कॉर्ड प्रोलैप्स मींस हर्निएशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड ठीक है बियॉन्ड द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट हेड भी हो सकता है बीच भी हो से बियॉन्ड अगर अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया प्रोट्रूड कर गया तो दैट इज द कॉर्ड प्रोलैप्स। ये क्या नॉट ये नॉट्स बने हुए ये हैं नॉट है ठीक है। calcification and hemorrhage in the placenta placental process ये mainly नॉट मैम ये यूट्रस निकला होता है सारा पूरा या प्लेसेंट प्लेसेंटल जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये सारा प्लेसेंटा है ये ऊपर एम्नियन है और ये उसके साथ जो है ना सेंटर में अटैच हुआ हुआ है अम्बिलिकल कॉर्ड ओके ये अगेन प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा में एक टाइप होती है वाजा प्लीविया वाजा प्लीविया ये चीज है पेरिमेंटस इंसर्शन ऑफ द प्लेसेंटा ठीक है। मैटरनल कॉजेज अब इसमें मैटरनल कॉजेज देखें कम है मेनली क्या कॉजेज थी फीचर्स देन प्लेसेंटल एंड अम्बिलिकल कॉर्ड और जो मैटरनल कॉजेज हैं दीस आर लीस्ट कंट्रीब्यूशन टू द fetal IUD 5 to 10% कॉजेज में मैटरनल कॉजेज में एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम डायबिटीज फ्लाइटिस हाइपरटेंशन ट्रॉमा टू द एब्डोमेन abnormal labor sepsis uterine rupture postpartum pregnancy and any drug which causes hypoxic injury to the fetus
thrombophilia, cyanotic heart disease, epilepsy, severe anemia, and even 25 to 35% cases we are unable to find any cause of IUD. ये रप्चर यूट्रस है। अब इसमें ये देखिए बेबी का आर्म जो है और शोल्डर विजिबल है। अब ये वाला बेबी जब आप डिलीवर करोगे तो अगर जहाँ पे प्लेसेंटा मिला तो उतनी देर तक बेबी को ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगी, ये बेबी नो साइन ऑफ लाइफ बर्न होगा। इसी तरह से यहाँ पे जो है ना जो इसका जो है लैटरल वॉल का रप्चर है जिस वजह से इसको जो है ना ब्रॉड लिगामेंट बना होगा। ट्विन प्रेगनेंसी में अगर ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है, एक बेबी जो है वो डोनर ट्विन होगा, दूसरा रेसिपिएंट होगा, ठीक है। तो जो डोनर है अल्टीमेटली कॉजेस डिस्कॉर्डेंट ट्विन्स और डोनर अल्टीमेटली जो है वो डिवाइस में चला जाएगा, ठीक है। ये वो और ये बेबी, इस बेबी का कैसे है मॉर्फिक फीचर्स? मसल इरिटेबिलिटी हुई है, इसकी फेशियल सिर्फ देखा मून लाइक एक्सप्रेशन डॉन की बेबी का प्रेजेंटेशन है, डॉन की फेशियल अपीयरेंस इसी तरह है। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। और मैम ये जो ए में था ये क्या था? ए वाला ये तो लेफ्ट वो नजर आ रहा है। सही है, क्लेफ्ट लिप और डाउन सिंड्रोम। टॉक्सोप्लाज्मा में इस तरह का रजिस्ट्री आईयूडी रखा होगा। रूबेला में, बेबी में भी इन्फेक्शंस। रूबेला में जो मल्टीपल ऑर्गन्स जर्मन मीजल्स, डेफनेस भी होती है, कार्डियक होता है, सीएनएस डिप्रेशन भी होती है, स्किन के रीजन्स। डायग्नोसिस आपने कंफर्म किया इसको आईयूडी को बाय द हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में होगा एब्सेंस ऑफ द फीटल मूवमेंट्स, retrogression of the positive breast changes, यानी कि अगर उसको nipple discharge या enlargement of breast tissue by such elimination of the signs, gradual retrogression of the height of the uterus, uterine tone is diminished, fetal movements are not felt during the palpation and fetal heart sounds are not audible. एक्सरे आप आईयूडी पे कर सकते हो, क्योंकि आईयूडी हमें जब बेबी अलाइव होता है आप एक्सरे नहीं करते हैं, लेकिन एक्सरे आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सरे इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कंफर्मेशन। एक्सरे से आप अगर आप करते हो तो आपको स्पेलिंग साइन मिल जाता है। स्पेलिंग साइन इज जिनके जो क्रेनियल बोन्स हैं उनकी अलाइनमेंट जो होती है डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो स्पेलिंग साइन, जब स्पेलिंग साइन प्रेजेंट होता है मींस के फीटल डिवाइस इज बियॉन्ड मोर और मोर देन 24 आवर्स अर्लियर। मतलब ये स्पेलिंग साइन है तो इससे पता लग गया कि डेथ हो गई। 24 आवर्स से बिफोर की डेथ। सही। हाइपरफ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन्स ड्यू टू द माइस्थीनिया क्या होता है? डेथ के बाद क्या होता है मसल्स को? मसल्स क्या होता है? कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उस वजह से हाइपरफ्लेक्शन हो जाएगी। क्रोडिंग ऑफ द लिप्स, मसल्स टाइट होने की वजह से बोन जो लिप्स हैं वो भी ओवरलैप करना शुरू हो जाएगी। रोबर्ट साइन क्या है? अपीयरेंस ऑफ द गैस शैडो इन द ग्रेट वेसल्स इफ fetal demise is more than 12 hours। मैम ये जो आपने बोला था क्रेनियल बोन्स की अलाइनमेंट खराब हो जाएगी तो वो स्पार्टिंग में आएगा? नहीं, ये वैसे एक्सरे पे आपको क्या कुछ मिल सकता है? स्पेलिंग साइन मिल सकता है। स्पेलिंग साइन क्या है? ये आफ्टर 24 आवर्स और यूजुअली 7 डेज के बाद आपको विजिबल होता है, लेकिन जब भी स्पेलिंग साइन हो गया तो इट मींस कि डेथ इज एटलीस्ट 24 आवर्स अर्लियर। और दूसरा हाइपरफ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन रहता है साइन, क्रोडिंग ऑफ द रिंग रहता है साइन है, और रोबर्ट साइन रहता है। रोबर्ट
साइन जैसे हार्ट में आपको गैस शेडोज नजर आना शुरू हो जाएंगे, बबल्स ना, एयर फ्लूइड लेवल्स यानी कि वेसल्स नजर आना। तो मैम जिस तरह रॉबर्ट साइन में तो ये कहा है ना कि गैस शेडोज हाँ। नजर आएगा हमें ग्रेट वेसल्स में, तो इस तरह स्पाल्डिंग साइन में हमें क्या नजर आएगा? जैसे स्पेलिंग स्पाइन में वैसे क्या होता है, क्रेनियल बोन जो होती है अलाइंड होती है, अलाइंड होंगी। वो डिसअलाइंड हो जाएंगे। अच्छा, ये है, समझ गया। एक है ना उसकी फ्रंटल बोन आगे है, तो ये दूसरी दूर मैम ये कह सकते मोल्डिंग नजर आएगी? हां, मोल्डिंग मोल्डिंग तो सॉफ्ट टिश्यूज करते हैं ना, अच्छा वो नहीं, ठीक है। और उसमें मोल्डिंग में ओवरलैपिंग होती है, स्पेलिंग में जो होती है डिसअलाइंड हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाते हैं एक दूसरे से ठीक। ज़्यादा दूर। This is the diagnostic test, ठीक है, sonography. Sonography not only help us to find out, to confirm the IUD, but also helpful to find out the cause. ये जब आप अल्ट्रासाउंड करोगे तो अल्ट्रासाउंड में ना सिर्फ आप ये देख सकते हो एब्सेंस ऑफ द फीटल हार्ट रेट है, बल्कि आप उसकी कॉज भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्या क्या कुछ अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं कि AFI कितना ओलिगोडेंड्रोसाइट फ्लूइड्स देख लिया, उसमें एनोमलीज आपने देख ली, यस, ट्विन है तो ट्विन टू ट्विन आपका बेबी की डिस्कॉर्डेंस देख ली, ठीक है। इसी तरह से अम्बिलिकल कॉर्ड टू लेंथी है वो आपने देख लिया, वाजा प्रीकिया, प्लेसेंटल एब्रप्शन, प्लेसेंटा प्रीकिया, ये सारी कॉजेस भी आप फाइंड आउट कर सकते हो बिसाइड्स कंफर्मेशन ऑफ IUD। अब मदर की कैसे आपने इवैल्यूएशन करनी है, DT के लिए वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या हम टेस्ट कराते हैं? तुम क्या किस पे वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या पल्मोनरी एम्बोलिज्म की मैम क्लॉटिंग फैक्टर्स डिस्पर्स, को फाइल कराओगे आप यस उसका, वो ठीक है। डिस्पर्स, डायबिटीज में वो शुगर इंसुलिन लेवल्स, शुगर और इंसुलिन हाइपर, ये सारी पॉलिसीज है ना, ठीक है। तो इसमें आपने ये सारे उसकी हिस्ट्रीज पूछनी है, हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोफिलिया, SLE, ऑटोइम्यून डिजीज, फियर एनीमिया, एपिलेप्सी एंड हार्ट डिजीज, ये हिस्ट्री का पूछेंगे। पास्ट हिस्ट्री में जेस्टेशनल हाइपरटेंशन विद एडवर्स पहले, प्लेसेंटल पास्ट हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ IUD, recurrent miscarriages, baby with congenital anomalies और intrauterine growth restriction. Current pregnancy में maternal age, gestational age at the fetal death, history of the hypertension, diabetes mellitus, smoking, alcohol, drug abuse, abdominal trauma, कोलिलिथियासिस नहीं कोलिलिथियासिस नहीं, ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस है, ठीक है। ये वर्ड गलत लिखा है, ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस है, ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस, ये ई नहीं है बीच में। ओके। प्लेसेंटल एब्रप्शन, प्रीमेच्योर रप्चर, प्री-लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स और प्री-लेबर प्री-टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स या प्री-लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये 37 वीक से पहले रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स है या 37 वीक्स हो गया लेबर से पहले रप्चर है। फैमिली हिस्ट्री में recurrent miscarriages, family history of venous thromboembolism, congenital anomalies, abnormal karyotyping, hereditary conditions and developmental delay। ये फैमिली में आपको उसकी हिस्ट्री में पूछ सकते हैं। अब वैल्यूएशन ऑफ द जब बेबी बॉर्न हुआ उसकी आपने अभी ये जो सारा हम कह रहे हैं वर्क टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ फीवर डेथ, ठीक है। अब बेबी का आपने उसको एग्जामिन किया, इन्फेंट की डिस्क्रिप्शन की, malformation नोट किया, स्किन स्टेन्ड है या नहीं, डिग्री ऑफ द मैसेलेशन, कलर पेल है, लिथोरिक है, अम्बिलिकल कॉर्ड हुआ, प्रोलैप्स तो नहीं था, उसके एंटेंगलमेंट अराउंड द नेक आर्म या लेग तो नहीं था, अम्बिलिकल कॉर्ड का, हीमाटोमा या सबस्ट्रक्चर तो नहीं था, नंबर ऑफ वेसल्स इन द अम्बिलिकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड एंड एमनियोटिक फ्लूइड का आपने देखा, उसके कलर कोनियम या ब्लड स्टेन तो नहीं था और टोटल वॉल्यूम दिखना था एमनियोटिक फ्लूइड का। इतनी
नॉट्स वैसे वेरी रेयरली होती हैं, लेकिन ये कि नॉट्स हो सकती हैं, एक या दो रिकॉर्ड में नॉट्स को अच्छा यूनिट आपको मिल जाएगी। ठीक है, conjoint twin ना, twin to twin malformation है। conjoint twin क्या होते हैं तो आप लोगों को बताइएगा। एक ही हेड के साथ दो conjoint जिसमें twin जो है वो बॉडी पार्ट शेयर कर रहा होता है ना, कोई बॉडी पार्ट शेयर कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे ये बेटी, इसका जो है ना हेड एज वेल एज थोरेक्स शेयर हो जाती है, तो जितनी ज़्यादा शेयरिंग होगी उतनी ही ज़्यादा मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी में ज़्यादा होगी। प्लेसेंटा को हमने एग्जामिन किया विद वेट, स्ट्रेनिंग, adherent clots, structural anomaly, filamentous insertion, edema and hydrophic changes, और membranes को भी either these are stained with the blood or with the meconium and thickening of the placental membranes. अब इन्वेस्टिगेशन वाले मदद में क्या करना है, ब्लड सीपी, ब्लड ग्रुप एंड आरएच स्ट्रक्चर। ब्लड सीपी किस लिए करेंगे, to see any infection, blood grouping to do RH incompatibility, sugar, HbA1c, mellitus, diabetes, sugar status. Playhouse Beckett test to see any fetal hemorrhage, ठीक है, जब भी बेबी में हेमरेज होती है तो मैटरनल क्रॉस फीटो मैटरनल सर्कुलेशन में जो हेमरेज हुई है। सीरोलॉजिकल स्क्रीनिंग टू सी टॉर्च इन्फेक्शंस, karyotyping of both parents, HbA electrophoresis, anti-platelet antibodies to see antiphospholipid syndrome, thrombophilias में आपने antithrombin 3 और CES, factor 5 lesion, ये सारे आपने टेस्ट कराने हैं और DIC को रूल आउट करना है। Disseminated intravascular coagulopathy, ये हर पेशेंट में जो भी जिसमें IUD हो गया है उसमें आपने हिस्ट्री टेस्ट के बारे में करना है। DIC को कैसे करोगे टेस्ट, DIC को कोगुलेशन वो फैक्टर्स ज़्यादा हो जाएंगे ना, इसमें कोगुलेशन हो रही है। तो DIC तो देखने के लिए आप पहले कराओगे, ब्लड सीपी में देखेंगे प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट्स, और फिर आप उसको PP और APTT कराओगे और सीरम फाइब्रोनेक्टिन कराओगे। यस, LFTs भी करवा सकते हैं लिवर। नहीं, DIC में ये 4 टेस्ट ही हैं, प्लेटलेट काउंट, PT, APTT और सीरम फाइब्रोनेक्टिन। अब फीटस में देखिए ये जो सारा हमने थोरोली उसको एग्जामिन पहले किया है, फीटल ऑटोप्सी कराएं, केरियोटाइपिंग कराएं, स्पेसिमेन उसके सारे टिश्यू से ले लें और फीटोग्राफी और रेडियोग्राफी। इसी तरह से प्लेसेंटा में आपने ये जो पीछे हमने सारे कॉजेज देखी हैं उसको उसी तरह से आपने इंस्पेक्ट करना है। कोलियोनिसिटी ऑफ द प्लेसेंटा, अगर ट्विंस हैं, umbilical cord में कोई थ्रोम्बस या नॉट तो नहीं थी, फास्ट या थ्रोम्बस या करप्शन तो नहीं थी प्लेसेंटा में, वेस्कुलर मैलफॉर्मेशन यानी कि सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी तो नहीं थी umbilical cord में, साइंस ऑफ एनी इन्फेक्शंस या स्वाब टेस्ट कराओगे उसका, बैक्टीरियल कल्चर कराओगे फॉर ई कोलाई, लिस्टेरिया एंड ब्लूबिस स्ट्रेप्टोकोकस। अब नेक्स्ट है, अभी हमने हिस्ट्री पे एग्जामिनेशन पे और इन्वेस्टिगेशन पे फाइंड आउट किया और आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी टू फाइंड आउट द कॉज, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अब मेन आपका जो प्लान है वो मैनेजमेंट है कि इसको जो IUD बेबी हो गया इसको हम डिलीवर कैसे करेंगे। इट डिपेंड्स आइदर बेबी सिंगल और मल्टीपल जेस्टेशन, जेस्टेशनल एज एट विच डेथ अकर्स एंड पेरेंट्स विश, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैटरनल ट्रॉमा है तो केयरिंग द डेथ लीडर्स इन यूट्रो, ठीक है, तो वो विश कंटिन्यू नहीं करना चाहती प्रेगनेंसी को, वेट नहीं यानी एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट नहीं करना चाहती तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। और पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है जेस्टेशनल एज का, जेस्टेशनल एज एज वेल एज पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। अगर किसी के पहले 3 सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो अब हमने उसका वेट क्या करना है स्पॉन्टेनियस ऑब्स्टेट्रिक,
फिर उसका रिपीट सर्जरी नहीं करेंगे ना, ठीक है। तो ये प्रेगनेंसी मैनेजमेंट डिपेंड करती है हम जेस्टेशनल एज, मल्टीपल जेस्टेशन के जेस्टेशनल एज एट व्हिच डेथ अकर्स एंड पेरेंट्स विश एंड कास्ट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। सबसे पहले जब भी आपने पेशेंट को डायग्नोज कर लिया आईयूडी को, तो उसको प्रॉब्लम को दो मैनेजमेंट है, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट एंड एक्टिव मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट इज प्लान्ड टू wait spontaneous onset of labor during the next 4 weeks. Approximately 90% of the cases will deliver baby spontaneously while waiting with no complications. मेन जो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट है, मैक्सिमम आप 4 वीक्स ट्रीट कर सकते हो और उसमें से 90% विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस spontaneously expel their fetus, ठीक है, without any hazard to the mother। लेकिन इसमें यह है कि जब आप वेट करते हो तो इसका क्लॉटिंग प्रोफाइल 25% केसेस में फॉल कर जाता है। 4 वीक्स अगर पास हो गए, फिब्रिनोजन लेवल्स और अगर आपने इन फीमेल्स को अगर वेट किया और उनमें कहीं पे भी क्लॉटिंग प्रोफाइल डिस्टर्ब हुआ है तो उसको कंसीडर करोगे फॉर द एक्टिव मैनेजमेंट। मैम अगर इसमें फीमेल जो है 4 वीक्स गुजर गए, प्लेटलेट्स गिर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हमने खुद ही आए होगा तो ठीक है, इंड्यूस नहीं करवाना, तो फिर क्या करना चाहिए? नहीं देखो, मरने के लिए तो नहीं छोड़ देना आपने, ठीक है, हम उसको सुपरवाइज करेंगे, उनको गाइड करेंगे ना कंडीशंस को। 4 वीक्स गुजर गए, लेबर में नहीं गई, फिर भी आपने एक्टिव मैनेजमेंट करनी है। इन 4 वीक्स के वेट में आपने वीकली क्लोटिंग प्रोफाइल कराना है। अगर उसमें कहीं पे भी फॉल आता है तो आपने उसको एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट को शिफ्ट करना है टू द एक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। अदरवाइज उसका क्लोटिंग प्रोफाइल पेशेंट डीआईसी में जाएगा और डीआईसी इज एंड ऑर्गन फेलियर, ठीक है। जब फिब्रिल क्लॉटिंग प्रोफाइल डिस्टर्ब होता है तो अल्टीमेटली गो इनटू द डीआईसी, यानी हर एक वैसे के अंदर क्लॉट बन जाना है, ठीक है। तो दैट इज एन एंड ऑर्गन फेलियर, ठीक है, तो वहां तक आपने नहीं जाने देना। मैम इस पे ये नहीं लिखा होता कि 4 वीक्स के बाद प्लेटलेट्स अगर गिरे स्लाइड? नहीं, इन 4 वीक्स के अंदर ही, 4 वीक्स से बियॉन्ड तो जाना ही नहीं है आपने, 4 वीक्स से ज्यादा यूनिक है। फिर ये है एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट में आपने असेस करना है, जैसे आप नॉर्मल अलाइव बेबी को इंडक्शन के लिए असेस करते हैं, उसके पहले आप सर्विक्स की कंडीशन देखते हो, वो ये फेवरेबल है कि नहीं है, उसके बाद से आप डोज को एडजस्ट करते हो और रूट को एडजस्ट करते हो। इफ सर्विक्स इज फेवरेबल, यानी सर्विक्स सॉफ्ट है, ये वाला आज आप लोगों ने अब लेबर हमने शुरू करना है तो इससे आपको आइडिया होगा। यस मैम। लेबर में सर्विक्स सॉफ्ट थिन होती है तो जो है ना वो पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाता है ऑक्सीटोसिन को, और अगर सर्विक्स जो है इसको फेवरेबल या राइपन सर्विक्स कहते हैं, और अगर अनराइप सर्विक्स है या अनफेवरेबल सर्विक्स है तो उसमें आप यूज करते हैं ऑक्सीटोसिन की बजाय प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, ऑक्सीटोसिन क्या करती है, सिर्फ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कराती है, ठीक है, जबकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो पहले सर्विक्स को ड्राइव करती है, बाद में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। मैम इसमें दोनों देंगे ना? नहीं, अगर वो सर्विक्स फेवरेबल है तो सिर्फ ऑक्सीटोसिन दोगे, और सर्विक्स अनफेवरेबल है तो प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जब आप लेबर को पढ़ेंगे ना, अभी आज मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि अब हम जब सर्विक्स पेशेंट एक्टिव लेबर में चला जाता है तो हम रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स भी कर देते हैं, लेकिन आईयूडी में हमें कोशिश करना होता है कि इंटैक्ट मेम्ब्रेन, यानी कि बेबी के अंदर जितना भी टॉक्सिक उसका डेड फीचर से रिलीव हुआ होता है, जैसे आप रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स कर देंगे तो उसकी यूट्राइन कैविटी कंटैमिनेट हो जाएगी उस पल में, तो बेबी को नियर टू टर्म या अगर इंटैक्ट मेम्ब्रेन के साथ आईयूडी बेबी डिलीवर हो जाए तो दैट शुड बी प्रेफर्ड। ये रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स को आप अवॉइड करोगे तो फॉर द आईयूडी बेबीज। मैम ये सर्विक्स को आपने कहा था अगर फेवरेबल हो तो हम ऑक्सीटोसिन देते हैं ना, हाँ। अनफेवरेबल हो तो प्रोस्टाग्लैंडिन, तो प्रोजेस्टेरोन का जो आप कह रहे थे वो प्रोजेस्टेरोन
आज तो वर्ड नहीं मैंने बोला, प्रोजेस्टेरोन नहीं बोला ना। अच्छा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोजेस्टेरोन तो यूट्रस की सपोर्ट के लिए है ना। हाँ हाँ, उसमें जब आपने लेबर को रोकना होता है तो आप प्रोजेस्टेरोन देते हैं। समझ गया। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे आईयूडी की? एक तो मतलब साइकोलॉजिकली अपसेट है, दूसरा इन्फेक्शन हो सकती हैं। 4 हफ्ते तक आईयूडी अंदर रखा है, उसका कुछ ना कुछ क्लोरीन फाइल डिस्टर्ब होगा, पोस्टमार्टम हेमरेज में पेशेंट जा सकती है, ठीक है। कोagulation डिसऑर्डर हो सकते हैं। इन्फेक्शंस जब मेम्ब्रेन्स तब होगी जब इन्फेक्शन रप्चर कर देती हैं, ठीक है। और ब्लड कोagulation डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग लेबर यूट्राइन इनर्शिया एंड पोस्टमार्टम हेमरेज। प्रिवेंशन कैसे करेंगे आईयूडी को? रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स। एक तो ये कि पिछली जब एक दफा आईयूडी हो गया उसमें आपने कॉज फाइंड आउट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपने उस टाइम को अगर वो जो कॉज थी वो अनअवॉइडेबल है तो उसको मैनेज करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मदर के प्रॉब्लम थी ना जिसको आप मैनेज कर सकते हैं। बेबी के या प्लेसेंटा के कॉजेस को मैनेज किया जा सकता है? नो नहीं किया जा सकता ना। इसमें कि प्लेसेंटा की पोजीशन ऐसी है या यूट्रोप्लेसेंटल है, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है या बेबी में कोई नॉर्मलिस है, वो तो अनअवॉइडेबल है। अवॉइडेबल सिर्फ मैटरनल मेडिकेशन है, उसको करें। और दूसरा ये है कि आप पेशेंट को रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स दें ताकि आप कोई भी जो कॉम्प्लिकेशन होनी है जो आईयूडी में लीड करनी है उसको टाइमली इवैल्यूएट करने के बाद हम फैमिली डिलीवरी कर रहे हैं बियॉन्ड before it goes into the demise. Regular antenatal visits and to screen out at-risk patient to monitor carefully for the assessment of fetal well-being and to terminate pregnancy at earliest evidence of the fetal compromise. आप जो है ना नेक्स्ट लेबर से आप ब्रेक ले लो, ठीक है। फिर लेबर करते हैं। लेबर अभी आपको एक और डॉक्टर आ रहे हैं मैम आज वो भी वो जो पेल्विस बोन के अंदर से गुजारना होता है। हाँ आज वो वाले करते हैं पहले सोच से तो मैम ये भी आई गेस ऑस्की में आता है कंफर्म स्टेशन। अभी क्या